हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12th चैप्टर 7 और कुछ जगह चैप्टर 8 भी है, ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमारा चल रहा है। इश्यूज ऑफ शेयर आप कह सकते हैं। और इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बट इससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, ये जो चैप्टर है ये 14 to 16 मार्क्स का है, मस्ट ही मस्ट है, जो कम आता ही आता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि इससे एक 8 मार्क्स का बिग क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, एक इससे एक एडमिशन चैप्टर से, दोनों से आता ही आता है। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और 4 मार्क्स का इसका बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन और 4 मार्क्स का फॉरफीचर रेशियो का कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो टोटल मिला के 16 to 17 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको पूरा सीक्वेंस में देखिए। इस पर मैंने वीडियोस पे नंबर डाल रखे हैं, वीडियोस 1, वीडियोस 2, वीडियोस 3, वीडियोस 4 एंड सो ऑन। इस तरह 6, 7, 8 वीडियो बन चुकी हैं। तो आप उससे इस कॉन्सेप्ट से पहले उन सब वीडियोज़ को देखिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए अब बिना समय ख़राब करते हैं, हम टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर। फॉरफीचर का मतलब होता है जब्त करना। आप बहुत ध्यान से समझना मेरी बात, मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर मान लीजिए एक जो कंपनी है वो कॉल कर रही है, जैसे आपको मैंने बताया था कि कोई भी कंपनी सब पैसे एक साथ नहीं मांगती। मान लीजिए एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि फाइनल या सेकंड कॉल ही फाइनल कॉल है। तो मान लीजिए एप्लीकेशन पे कंपनी ने पैसे मांगे, शेयर होल्डर ने दे दिए, अलॉटमेंट पे मांगे, दे दिए, फर्स्ट कॉल पे डिफ़ॉल्टर हो गया, नहीं दे पाया, और उसके आगे भी नहीं दे पाया। तो फर्स्ट कॉल पे क्या करेगी कंपनी, यहाँ पर कंपनी ने कुछ डिमांड करी फर्स्ट कॉल पे, और फर्स्ट कॉल पे जो डिमांड करी वो शेयर होल्डर डिफ़ॉल्टर हो गया, पेमेंट नहीं कर पाया। तो कंपनी क्या करती है, 14 डेज़ का टाइम लेती है, उसको एक रिमाइंडर और भेजती है। और अगर मान लीजिए उस नोटिस के बाद भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कंपनी एक नोटिस भेजकर क्या करेगी, उसके शेयर जब्त कर लेगी, फॉरफीचर कर लेगी। शेयर जब्त करना कहलाता है ये। शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है, मान लीजिए कि एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ हैं, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़ हैं। एप्लीकेशन पे आप मान लीजिए 2 रुपीज़ है, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़ हैं, 2, और अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ हैं। कंपनी ने, शेयर होल्डर ने 5 रुपये पे कर दिया, और फर्स्ट कॉल पे वो डिफ़ॉल्टर बन गया, यहाँ पेमेंट नहीं कर पाया, जो कि 3 रुपये की थी, और फिर फाइनल कॉल जो थी वो 2 रुपये की थी। तो 10 रुपये इस तरह से हो गए, 10 रुपये हम ईच एट द रेट ऑफ ईच मान रहे हैं। तो यहाँ वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो इसका मतलब 5 रुपये जो अब तक पे कर चुका था वो कंपनी जब्त कर लेगी। जब्त का मतलब फॉरफीचर कर लेगी, बाकी वो डिफ़ॉल्टर हो गया, आगे पेमेंट नहीं कर पा रहा वो, तो यही कंपनी उसके शेयर फॉरफीचर करेगी। यहाँ पर इसे फॉरफीचर बोला जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, जितना अमाउंट उस शेयर होल्डर ने ऑलरेडी पेड कर रखा था, जो 5 रुपीज़ ये वाले पेड कर रखे थे, ये और ये, अब कंपनी उसे जब्त कर लेगी, नहीं देगी वापस। और कंपनी के पास फर्दर बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं इसे रीइशू वगैरह करने का। हम इसके आगे वाले टॉपिक में अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो अब हम ये बुक की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या है ये। तो पढ़ रहे हैं हम, देखिए क्या कह रहा है। इफ़ ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर allotee fails to pay the amount of any call, his money is forfeited or withheld by the company. This is called forfeiture of share. तो जो मैं आपको बात बता रहा था वो है कि मान लीजिए एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया, ये अलॉटमेंट के बाद ही होगा, एप्लीकेशन पे तो हो ही नहीं सकता। तो वह यही कह रहा है कि अलॉटमेंट या उसके बाद पे अगर शेयर होल्डर अपनी पेमेंट नहीं दे पाता, जो कंपनी मांग रही है, डिमांड कर रही है, तो कंपनी 14 डेज़ का नोटिस भेजती है, उसके बाद कंपनी उसके शेयर फॉरफीचर कर लेती है। तो कंपनी उसके शेयर फॉरफीचर कर लेगी। एंड टू विड्रॉ द राइट ऑफ ए पर्सन, उसका जो भी राइट है उस शेयर पे, वो सारे खत्म हो जाएंगे। फॉरफीचर ऑफ शेयर रेफर्स टू दी कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द शेयर होल्डर बाय टेकिंग अवे द शेयर्स एंड द राइट्स ऑफ मेंबरशिप। तो जो भी उसकी मेंबरशिप है शेयर होल्डर की, वो खत्म हो जाएगी, कंपनी के पास सारे राइट चले जाएंगे।
अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसे ही फर्स्ट कॉल की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल सबके ही बनती है। इट मीन्स पैसा आ रहा है और एप्लीकेशन का जो अमाउंट मान लीजिए 2 रुपये है और 10,000 शेयर है, तो ये इस हिसाब से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जब शेयर इशू करते हैं तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान रखना, अब शेयर हम इशू नहीं कर रहे, अब जो शेयर मार्केट में इशू थे उनके शेयर जब्त कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, तो उसकी रिवर्स एंट्री बनेगी। और रिवर्स एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री बनेगी। देखिए ये शेयर कैपिटल जो पहले क्रेडिट हुआ था अब ये डेबिट होएगा। ठीक है, यही एंट्री बनती है। इसका मतलब जो शेयर हमने अपने मार्केट में वापस कर रखे थे वो हम डेबिट कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी फॉरफीचर होगा एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और इसका अमाउंट जाता है, अमाउंट कॉल्ड अप, ये जाता है नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर। क्या फॉर्मूला होता है इसका? नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर इनटू कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब है जितने कंपनी ने मांग रखे हैं। अगर मान लीजिए 8 रुपीज़ कॉल्ड अप है, ठीक है, और 2 रुपये की कॉल कंपनी ने मांग नहीं रखी, तो यहाँ 8 रुपये से गुणा होगी। कंपनी ने मांगी 8 रुपये रखे थे, वो अदर अलग बात है कि उसने कितने दिए थे। ठीक है, और जिस पे कॉल्स इन एरियर्स रहता है, कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? कंपनी कॉल करती है अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, और शेयर होल्डर कोई डिफॉल्टर हो जाता है जो पेमेंट नहीं कर पाता, तो उसको कॉल्स इन एरियर्स कहा जाता है। उस कॉल्स इन एरियर्स वाले को ही कंपनी एक रिमाइंडर भेजती है, अगर वो नहीं कर पाता तब उसके शेयर बाद में जब्त होते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहले कंपनी कॉल करती है और अगर कॉल पे वो नहीं टाइम पे पेमेंट कर पा रहा तो कंपनी एक रिमाइंडर भेजेगी 14 डेज का, अगर नहीं हो पाता तो कंपनी उसका शेयर जब्त कर लेती है। तो जितने भी कॉल्स इन एरियर्स होते हैं यहाँ आते हैं, टू वेरियस कॉल्स या कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इसका भी यही फार्मूला है, नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर इनटू अनपेड अमाउंट, जितना उसने पेड नहीं किया। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जाता है जितना अमाउंट उसने पेड कर दिया, यहाँ भी वही जाता है, नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर इनटू अमाउंट रिसीव्ड। तो 3 एंट्री आती है। हमेशा ध्यान रखना जब भी शेयर फॉरफिटेड होंगे, ये इशूड एट पार वाला केस है, जब भी शेयर फॉरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल वापस आ जाती है। और जब भी फॉरफिट होंगे, सॉरी, और जब भी इशू होते हैं तो शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, लेकिन जब भी फॉरफिट शेयर होता है हमेशा शेयर कैपिटल डेबिट होगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट या वेरियस कॉल्स अकाउंट, ऐसे कह सकते हैं। तीनों में नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर जितने हुए इनटू कॉल्ड अप, नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर इनटू अनपेड। कॉल्स इन एरियर्स में आता है जो पेड नहीं किया, और फॉरफिटेड में आता है जो पेड कर दिया या जो रिसीव हो चुका। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए अब हम पढ़ रहे हैं जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशन में फॉरफीचर की क्या एंट्री है, बहुत ध्यान से देखना। नंबर 1, इफ अलॉटमेंट इज नॉट पेड, अगर अलॉटमेंट पेड नहीं किया जा रहा, शेयर्स आर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। जो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये 2 रुपये हैं, ये 3 रुपये हैं, यहाँ पे कोई 1000 शेयर का कॉल्स इन एरियर्स था, ये पेमेंट नहीं कर पाया और इसके शेयर यहाँ जब्त हो गए। कंपनी ने 2 नोटिस भेज दी लेकिन कोई असर नहीं है शेयर होल्डर पे, तो कंपनी जब्त कर लेगी यहाँ, तो यहाँ ही शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। तो क्या एंट्री बनती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, जिस पे कॉल्स इन एरियर्स है वो आता है, ये दिस वन, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो अगर आप ध्यान से देखें तो शेयर कैपिटल में तो मान लीजिए कि 10 रुपये का शेयर है तो पूरे 10 ही आएंगे, जैसा भी होगा वो अमाउंट हम जब आपको बताएंगे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो फिलहाल ये एंट्री बनेगी। ठीक है, मोटी मोटी सी बात समझने में आया। अगर हम इसको 5 रुपये पेड अप ही मांग रहे हैं तो ये 5 रुपये तो यहाँ आ जाएंगे शेयर कैपिटल में। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर जितने होंगे मल्टीप्लाई वो आ जाएगा। अलॉटमेंट पे जितने पेड नहीं किए वो अलॉटमेंट पे आएंगे, ये 3 रुपये हैं और 2 रुपये आएंगे। और ये अगर एज्यूम करें कि 10,000 शेयर नहीं थे तो 10 के यहाँ आ जाएंगे, 10 के यहाँ आ जाएंगे और 10 के यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एंट्री है। इफ़ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल इज़ नॉट पेड, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों ही पेड नहीं करे हैं तो हमेशा ध्यान रखना टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो पेड नहीं किया वो क्रेडिट होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा। ये फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर हो रही है, इसके बाद एक एंट्री हो रहेगी टू शेयर फॉरफिट अकाउंट, वो उसने लिखा नहीं है, अगले पेज पे आएगी एंट्री, ध्यान से देखेंगे तो मतलब सेम एंट्री है ये और ये सेम है, बस यहाँ फर्स्ट कॉल आ जाएगा। देखिए ये रहा फर्स्ट शेयर फॉरफिट में आपको बता रहा था। वो कह रहा है इफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नॉट पेड, तीनों ही पेड नहीं है तो तीनों आएंगे हैं, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और सेकंड फाइनल कॉल के बाद ये फॉरफीचर है टू शेयर फॉरफिटेड आएगा। तो ये तो नॉन पेड से है। ठीक है, नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर फार्मूला ये रहेगा, नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर जितने शेयर थे वो इनटू कॉल्ड अप मनी, यहाँ अनपेड जितनी पेमेंट नहीं करी और यहाँ जितनी पेड कर दी शेयर होल्डर ने। ठीक है, और आगे कह रहा है इफ़ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल इज़ नॉट पेड एंड शेयर्स आर फॉरफिट आफ्टर सेकंड कॉल। ठीक है, अब यहाँ पर अलॉटमेंट था, यहाँ अलॉटमेंट नहीं है, यहाँ अलॉटमेंट के लिए मना कर रहा है।
तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ आएगा, 2 शेयर सेकंड कॉल यहाँ आएगा, 2 शेयर फॉरफिटेड यहाँ आएगा, और बाकी जो फार्मूला लगता है वही लगेगा। फार्मूला हर केस में यही लगेगा, नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर इनटू टोटल जितने शेयर की वैल्यू थी वो, इनटू अनपेड और इनटू पेड। और कह रहा है इफ फर्स्ट कॉल इज नॉट पेड एंड द शेयर्स आर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग सेकंड कॉल। सिर्फ फर्स्ट कॉल ही पेड ना हो तो ये फर्स्ट कॉल आ गया, और सेकंड कॉल से पहले तो फर्स्ट कॉल जो अनपेड है वो यहाँ आ जाएगा, और शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड। मतलब कहने का मीन्स ये है कि जिस पर पेमेंट नहीं हुई है, जिस पर वो डिफॉल्टर हुआ शेयर होल्डर, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। इसको टू वेरियस अनपेड कॉल भी कहा जा सकता है या कॉल सिनेरियोस भी कहा जा सकता है। अब कह रहा है इफ सेकंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट पेड, सेकंड और फाइनल कॉल पेड नहीं है तो टू सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। तो सेकंड फाइनल कॉल यहाँ आ गई बस, बाकी शेयर फॉरफिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कह रहा है फॉरफिचर ऑफ शेयर व्हेन विच वर इशूड एट प्रीमियम। अगर मान लीजिए हम शेयर प्रीमियम पे इशू करते हैं, प्रीमियम का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, इस वीडियो के एंड में आपको प्रीमियम की वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को देखना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। प्रीमियम का मतलब ऐसे मैं प्रिसाइज कर देता हूँ कि अगर एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है उससे ज़्यादा में बेचा जा रहा है, वो 11, 12, 13, 15, 20, 10.5, तो वो क्या कहलाएगा, शेयर इशूड एट प्रीमियम। इफ अ शेयर इज इशूड मोर देन इट्स फेस वैल्यू देन इट इज कॉल्ड दैट शेयर हैज बीन इशूड एट प्रीमियम। मीन्स more the amount which is issued more than the face value of a share. फेस वैल्यू ऑफ ए शेयर थी 10 रुपीज़, 10 रुपये वाला शेयर 11, 12, 13, 14, तो ये सारा प्रीमियम है जितना भी 10 से एक्स्ट्रा जा रहा है। तो स्टूडेंट मस्ट कीप आई ऑन द अलॉटमेंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम आप ध्यान रखेंगे। इफ द प्रीमियम वॉज ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर इट विल नॉट टेक। अगर पेड कर चुका है शेयर होल्डर, डिफॉल्टर नहीं है, तो आपको नहीं दिखाना, लेकिन अगर नहीं दिया है उसने तो आपको दिखाना है। ध्यान से देखना है, इसकी दो कंडीशन है। इफ़ प्रीमियम वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर, तो इस एंट्री में प्रीमियम नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए। तो एंट्री वही बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिस पे वो डिफॉल्टर हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट पे हुआ है तो अलॉटमेंट, टू अनपेड कॉल्स पे तो अनपेड कॉल, और टू शेयर फॉरफिटेड। या फिर पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट था जो आपको मैंने बता रहा था अभी, वही है सारा कॉन्सेप्ट। ये दोनों तो हो जाएगा अनपेड से, जितना पेमेंट उसने पेमेंट नहीं किया है, और ये जितना उसने पेड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ जो शेयर की वैल्यू थी पूरी वो आ जाएगी टोटल इसमें। और अगर उसने प्रीमियम भी पेड नहीं किया, प्रीमियम में भी डिफॉल्टर हो गया वो, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, ये एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, और फर्स्ट कॉल पे है 3 + 2 रुपये, ये 2 रुपये प्रीमियम के, और यहाँ शेयर होल्डर ने 1000 शेयर्स की पेमेंट नहीं करी, तो ये वाला प्रीमियम शो करेंगे हम दिस वन इस एंट्री में। और हमेशा देखना प्रीमियम पहले इशू में जो होता है उसका रिवर्स वो फॉरफीचर में होता है। इशू में हमेशा प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, अब यहाँ डेबिट होएगा, तो देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये आएगा प्रीमियम डेबिट होके। बाकी सारी एंट्रियाँ सेम इसकी तरह है जैसे इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू अनपेड कॉल, टू शेयर फॉरफिटेड। बस ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है अगर पेड नहीं किया तो ये भी डेबिट हो जाता है। हमेशा एंट्री ध्यान रखना, फॉरफीचर में जो इशू की एंट्री होती है उसकी रिवर्स एंट्री बनती है। बाकी जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं इससे अगला कॉन्सेप्ट कि अगर एक कंपनी शेयर फॉरफीचर कर लेती है तो उसके पास क्या ऑप्शन रहते हैं, तो उसके पास ऑप्शन रहता है री इशू करने का। री इशू का मतलब होता है दोबारा इशू करना। व्हेन फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशू टू द पब्लिक इट इज नोन एज री इशूज ऑफ शेयर। अगर कंपनी ने जो शेयर फॉरफिट कर चुकी है, इफ ऑलरेडी फॉरफिटेड शेयर्स द कंपनी हैज डिसाइडेड टू री इशू दैम देन इट इज कॉल्ड द री इशूज ऑफ शेयर। तो इसे री इशूज ऑफ शेयर कहते हैं। द डायरेक्टर री इशू का मतलब होता है री इशू, दोबारा इशू करना। द डायरेक्टर्स में री इशू द फॉरफिटेड शेयर ओनली इफ परमिटेड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये परमिट करते हो, ठीक है। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, इस पे भी मैंने 11th क्लास में बिजनेस स्टडी में सेपरेट वीडियो बना रखी है। इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के परमिट करते हैं तो कंपनी इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं। फॉरफीचर शेयर आर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी एंड कैन रीइश्यूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। जो फॉरफीचर शेयर्स होते हैं वो कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि जो शेयर होल्डर है डिफॉल्टर हो गया, पैसा नहीं दे पा रहा, कंपनी उसके शेयर जब्त कर लिए, तो उस कंपनी उस शेयर को रीइश्यू कर सकती है एट पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे भी कंपनी कर सकती है। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड नॉट बी मोर देन द फॉरफिटेड अमाउंट। बस यह ध्यान रखना, जितना भी फॉरफिटेड अमाउंट है उससे ज़्यादा डिस्काउंट का अमाउंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। थोड़ी सी जनरल एंट्री इसके जो फॉर्मेट है उसमें ध्यान से देख के समझने की कोशिश कीजिए। ये है रीइशूड, अगर मान लो कंपनी पार पे कर रही है। अब पार पे रीइशू करने का मतलब है, मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, कंपनी 10 रुपये पे रीइशू कर रही है उसको, और रीइशूड एट प्रीमियम का मतलब है, और ये तो 10 का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी जितने का शेयर
था उससे ज़्यादा भी इशू कर, 10 रुपये का शेयर था, कंपनी उसको रीशू कर रही है 12 रुपये पे, तो ये हो गया प्रीमियम का केस हो गया। और जितने का शेयर था अगर कंपनी उसे कम पे बेच रही है, मान लो 10 वाला शेयर 8 में बेचे, तो ये डिस्काउंट वाला केस हो गया। तीनों केस हो गए, ध्यान से देखना। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब जो हम शेयर इशू की एंट्री करते हैं वही शेयर रीशू की एंट्री करते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि इशू की जो एंट्री बनती है वो नेट एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये बनती है। क्या बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, जैसे एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट गया था, पहली एंट्री जो अभी मैंने वेरी फर्स्ट पेज पे जो बताया था वो आपको ये बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कट जाएगा तो एंट्री बनेगी बैंक टू शेयर कैपिटल। ऐसी अलॉटमेंट पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट जाएगा तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। एंट्री हर किसी में यही बनती है, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो। आप जब रीशू करेंगे तो भी ये एंट्री बनेगी, ध्यान से देखिए, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बिंग शेयर रीशूड, ठीक है। अच्छा, जब इसको फॉरफीचर करेंगे तो इसकी एंट्री बनेगी पहले फॉरफीचर की, फिर रीइशू की, और फिर शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में जाता है। जो भी प्रॉफिट होता है दोनों फॉरफीचर का अमाउंट घटा देते हैं, रीइशू वाला भी और जो फॉरफीचर मेनू है वो भी, जो भी डिफरेंस होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट होता है और ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब एंट्री बात कर रहे हैं हम सेकेंड की, कि अगर कंपनी इसे प्रीमियम पे इशू करती है, प्रीमियम का मतलब जितने पे शेयर जब्त हुआ है, मान लीजिए शेयर 8 रुपये कोल्ड अप थे और 8 रुपये से ज़्यादा कंपनी इसको बेच रही है, कंपनी इसको 10 पे बेच रही है, 11 पे बेच रही है, तो ये प्रीमियम माना जाएगा। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो भी ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ आ जाएगा, सिक्योरिटी में ऑलरेडी में भी जो सिंपल एंट्री होती है उसमें क्रेडिट होता है, लेकिन फॉरफीचर में डेबिट हो जाता है और इशू में फिर दोबारा एक क्रेडिट होता है। बहुत ध्यान रखना, जो एंट्री इशू की होती है वही इशू की होती है। जितने भी ज़्यादा पे बेचेंगे, मान लीजिए 8 रुपये का एग्जाम्पल कर रहे हैं तो 8 रुपये यहाँ आए, ठीक है, शेयर की वो थी 8 रुपये वैल्यू, ठीक, शेयर की, शेयर कैपिटल मतलब 8 रुपये कॉल्ड अप मनी थी वो आया, और ये 11 पे इशू हो रहा है तो 3 रुपये यहाँ आएंगे और 11 रुपये यहाँ आएंगे। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, बाकी न्यूमेरिकल करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, जितने पैर आप शेयर फॉरफीटेड करते हैं, माने 8 रुपये कॉल्ड अप थी और ये 6 रुपये पे बिका है तो 2 रुपये डिस्काउंट हो गया, और जब डिस्काउंट होगा तो शेयर फॉरफीटेड आता है, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इन तीनों की एंट्री सेम है, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ बीइंग शेयर रीइशूड, बीइंग शेयर रीइशूड, बीइंग शेयर रीइशूड, और नरेशन में बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये रीइशू का केस होता है, रीइशू मतलब दोबारा बचना है। तीनों केस हो सकते हैं, जितने में कंपनी शेयर फॉरफिटेड कर रही है या जितनी कंपनी शेयर की मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा पे अगर शेयर इशू होता है तो वो प्रीमियम कहलाता है, कम पर इशू होता है तो डिस्काउंट कहलाता है। और जितने पे फॉरफिटेड करा है कंपनी ने, मान लीजिए 8 रुपये कॉल्ड अप थी और 8 रुपये पे बिक गया तो ये एट पार हो गया, ठीक है। तो ये 3 केस हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे इसे तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन कैपिटल रिजर्व। इसमें जो भी अमाउंट हम वो निकालते हैं तो इसका कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ता है। जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, उसकी एंट्री बनती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसमें दोनों फॉरफिटेड घटाए जाते हैं, जो शेयर फॉरफिटेड होता है वो भी अमाउंट, और जो रीइशू की एंट्री में फॉरफिटेड होता है वो अमाउंट भी, दोनों घटा के जो नेट बैलेंस आता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। वैसे ये फार्मूला बता रहा है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड नंबर ऑफ रीइशूड। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जितने शेयर फॉरफिट हुए हैं उतने ही रीइशू होने चाहिए, जितने रीइशू हैं उन्हीं का ही फॉरफिट निकाल के हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मान लीजिए 100 शेयर फॉरफिट करे किसी कंपनी ने, ठीक है, लेकिन रीइशू कर रही है कंपनी 50 शेयर, तो 50 शेयर के हिसाब से हम फॉरफिट निकालेंगे। 50 शेयर का फॉरफिट लेंगे आप, 50 शेयर का रीइशूड लेंगे, और जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, दिस वन। जितने रीइशू होते हैं उसी का ही फॉरफिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट था, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, सारी वीडियोस कंपनी के चैप्टर की सीक्वेंस में देखना। आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, सारी वीडियोस आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगी। तो अगर आप सीक्वेंस में देखेंगे तो चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको फॉरफिचर इशू कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात और आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा बच्चों, मैंने बहुत सारी आपकी प्रोजेक्ट्स पे अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी 12th में और आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट पे
बना रखी हैं और आपके छोटे भाई बहनों के लिए 11th क्लास में भी अकाउंट बिजनेस के प्रोजेक्ट में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। और आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करके सारी वीडियोस प्रोजेक्ट की भी और चैप्टर वाइज भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ आपका इस चैप्टर और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।